गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विकी जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पॉलिटी की जो क्लास है हमारा जो है रनिंग में अब शुरुआत हो चुकी है और कुछ हाल ही में जो है वो शुरुआत हुआ है। तो 2 क्लास ऑलरेडी हमने पॉलिटी पे कर चुका है और काफ़ी डिटेल में और बढ़िया से जो है पॉलिटी को हम एक एक करके जो है वो समझ रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में जो है हमारा जो है इससे पहले जैसे कि हमने आपको पता है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हम पढ़ रहे हैं उसको कि यानी कि कैसे वह शुरुआत है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सब के बारे में। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था और अमेंडमेंट एक्ट 1781 और फिर से एक्ट 1784 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक हमने वीडियो वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, 10 से 20 मिनट का वह वीडियो है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद जो है हमारा जो वहाँ आता है आपको नहीं ये हाँ, ये आपको आता है यानी कि चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना जानिए कि 1793 में आपको क्या होता था चार्टर एक्ट में। ये आपको यही हुआ था कि 20 साल का मोनोपोली जो है वो बढ़ा दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का मोनोपोली जो है वो जो है 20 साल का जो है बढ़ा दिया गया था। और जो सैलरी जो है कंपनी का जो है वो भारतीय खाते से जो है वह दिया जाने लगा था। ठीक है, जो भारतीय जो कोष है उससे ही दिया जाने लगा, यानी कि ब्रिटेन से नहीं दिया जाने लगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है आपको चार्टर चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो 1813 जो है वो ज्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसमें कहता है पहला जो है इंड दी मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो था यानी कि व्यापार पे, वो पूरी तरह से जो है वो खत्म, सॉरी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन वो वह जो है कंपनी का जो अधिकार जो है खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको आपको टी यानी कि चाय और जो है चाइना के साथ जो ट्रेड है वो अभी बाकी रह जाता है, यानी कि चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है बरकरार जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये दिया है दूसरा हमारा कि रिलीजियस और क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियंस को जो मिशनरी थी, जो क्रिश्चियन मिशनरी, उसको जो है अलाउ भारत में कर दिया जाता है कि वह आए और अपने धर्म का प्रचार और शिक्षा के थ्रू या कैसे भी वो अपना जो है वह करे। ठीक है, तो इसको जो है यह अलाउ जो है वह मिल जाता है आपको। ये बहुत बड़ा चेंजिंग जो है इसमें जो है यह मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्रिश्चियन मिशनरी को जो है अलाउ जो है वह कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट का जो है आपको एम्पावरिंग किया जाता है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो जिसमें पंचायत लेवल इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं तो उसको जो है एम्पावर मिलता है, यानी कि उसको बूस्ट दिया जाता है, उसको और भी सशक्तिकरण करने का प्रयास जो है वह किया जाता है। तीसरा हमारा यह जो है वो पॉइंट निकल के आ जाता है। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको 1 लाख जो है 1 लाख जो है आपको जो पैसा है, रुपीज लिखा है मैंने, 1 लाख जो है आपको पैसा रुपया जो है आपको, यानी कि एजुकेशन के लिए इंडियंस को जो है वह दिया जाता है। यानी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है ब्रिटिशर्स जो है वर्क करना चाहते थे भारत में, तब जाके वो जो 1 लाख अनुदान जो है वह देते हैं, और वो अनुदान जो है इंडियन लिटरेचर और साइंस पे जो है वह खर्चा जो है वह होता है। और तो ये इस प्रकार से चीजें जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंजिंग जो है इसमें आपको देखने को जो है वह मिलता है। ये कौन सा है, 1813 में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आता है कि 1813 वाला जो है समझ जाइए कि अब 1813 में हमने पढ़ा कि एंड ऑफ मोनोपोली यानी कि एक अधिकार जो है ब्रिटेन सरकार, सॉरी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक अधिकार जो है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो खत्म कर दिया जाता है, यानी कि एंड ऑफ मोनोपोली। ठीक है, इसको जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है वो खत्म कर दिया जाता है। अब जो है कारण क्या था कि 1800 आपको कारण इसका जो यह आता है कि 1812 तक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपको जो है वो काफी बूस्ट जो है वो हो चुका था। ठीक है, यानी कि औद्योगिकरण जो है, कहते हैं ना औद्योगिकरण, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में आपको जो है वो देखने को आपको जो है वो मिलता है। ठीक है, पहला तो कारण ये होता है। इसके बाद जो है यहाँ का भी जो कंपनी है भाई,
तो जाहिर सा बात है वो भी डिमांड करे कि भाई हमको भी तो मतलब कि अब हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगा तो उसको भी डिमांड करे कि मुझे भी जो है मौका दिया जाए भारत में काम करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती थोड़ी ना होगी कंपनी जो भारत में आकर जो है ट्रेड जो है वो करेगी। तो यहाँ पे जो यह ट्रेड जो है आपको देखने को आपको मिलता है, यानी कि औद्योगिकरण जो है आपको वहाँ पे ब्रिटेन में होता है। इसके वजह से जो है मोनोपोली जो है वो इंड हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बहुत सारी कंपनियां भी जो है उसको अनुमति मिल जाती है कि भारत में आकर वो जो है ट्रेड जो है वो कर सकते हैं आप। इसके साथ ही आपको जो है दूसरा जो है यह कारण है कि ब्रिटेन ट्रेड, दूसरा यह कारण था आपको, ठीक है, दूसरा यह कारण था कि आपको ये नेपोलियन, ठीक है, तो नेपोलियन जो है आपको, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है आपको कि स्पेन और चाइना वाला जो हिस्सा है, स्पेन और चाइना, ठीक है, इन दोनों पे जो है वह क्या है कब्जा जो है वह शुरू कर देता है जगह जगह जो है। अब जो है मतलब कि अपना जो उपनिवेश जो है, जैसे कि आपको ब्रिटेन उपनिवेश बनाते जा रहा था हर देश को, उसी प्रकार से जो है नेपोलियन भी जो है उपनिवेश जो है वह बनाने लगता है। जिसके वजह से क्या होता है कि नेपोलियन को क्या जो मतलब हर देश को जो है मतलब कि अब मान लीजिए ये देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब इसको भी जब कब्जा कर लेगा फिर इसको भी कब्जा कर लेगा तो रास्ता भी जो है वो बंद हो जाता है। और दूसरा जो कंपनी है वो कहाँ पे अग्र जाएगी, ब्रिटेन में जो कंपनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है तो भाई वो कहाँ पे जाएगी फिर, वो किस देश में जाएगी फिर, है कि नहीं। तो कहने का मतलब तो इसके बाद आपको ऑप्शन तो इंडिया ही खुलता है, क्योंकि इंडिया जो है ये नेपोलियन के प्रभाव में नहीं था, तो इंडिया में इकलौता बचता है। इसके बाद क्या होता है कि वही एंड ऑफ मोनोपोली मोनोपोली जो है वो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है और भी कंपनियों को जो है मौका मिले। तो ये आपको वहाँ के जो कंपनी जो थे मतलब कि लोकल और भी कंपनी जो ब्रिटेन में थी तो वह जाते हैं और ब्रिटेन में जो है सरकार से वो मांग करते हैं कि हमें भी जो है मौका दिया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई तो क्यों मौका दिया जाता है। तो इसके बाद जो है वो उनका अधिकार मिलता है कि हाँ ठीक है अभी जो है अब इंडिया में जाकर ट्रेड जो है वह कर सकते हैं। अब एकलौता ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रहेगी जो ट्रेड जो है वह करेगी, ठीक है। यह जो है आपको ध्यान में रखना है इसको। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे अब हम। तो ये हो गया आपका। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आपको कि चार्टर एक्ट 1833 दिखाई दे रहा है। तो चार्टर एक्ट 1833 जो है इसमें आप क्या कहता है इसको हम एक एक करके जो है वह जान लेते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ और बुक्स में और नोट्स में आपको तो हिंदी मिल ही जाएगा, तो इसको जो है वह ध्यान दीजिएगा, जो काम का चीज़ है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चार्टर एक्ट जो है यानी कि 1833 में जो है वह क्या होता है, तो चार्टर एक्ट 1833 में यह होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वह क्या होता है, वो चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वह हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वह अब चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाता है, अब चेंज हो जाता है, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला जो है गवर्नर जनरल ऑफ ये इंडिया जो है वह बनते, ब्रिटिश इंडिया जो है वह बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई देता है, क्योंकि अब जाहिर सा बात है अब इंडिया का मतलब यानी कि सबको ये मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब खत्म कर दिया जाता है, तो इसके बाद सेंट्रलाइजेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको आईसीएस का फाउंडेशन भी यहाँ पे यानी कि करने की कोशिश जो है किया जाता है, यानी कि ओपन कंपटीशन जो है लाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाता है, तो यह भी आपको इम्पोर्टेंट है। और याद रखिए कि 1853 में लेकिन जो है वो आता है, याद रखिएगा ये 1853 में लेकिन आता है, लेकिन यहाँ पर पहला अटेम्प्ट जो है वह किया जाता है आपको आईसीएस फाउंडेशन करने का, ठीक है, और ओपन कंपटीशन करवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन 1853 में जो है वह सफल होता है, यानी कि 1853 में वह आता है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें इसमें अब जैसे कि हमने पढ़ा आपको कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको चेंजिंग करके ये आपको जो है गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वह कर दिया जाता है। इसको जो है एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवाना चाहूंगा आपको, उनको इसको सेंट हेलेना भी आपको जो है वो बोला जाता है।
इसको हम क्या कहते हैं, सेंट हेलेना भी इसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, इसको यह भी जो इसी इसके नाम से भी जो है इस चार्टर को जो है एक्ट को, यानी कि 1833 वाला एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी जो है हम कहते हैं। अब रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन इसके पीछे यह है कि आपको जो है एक टापू का नाम था, और वहां पर जो है ब्रिटिश एक ऐसा छोटा सा टापू था। ठीक है, तो क्या होता था कि आपको यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके बात को। यहाँ पर आपको क्या है, एशिया, ठीक है, एशिया है, और यहाँ पे क्या है आपको यूरोप मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता था आपको कि इसको ऐसा होना चाहिए ना, एशिया इधर होना चाहिए, यूरोप इधर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे क्या है, एशिया। ठीक है, तो अब क्या होता था कि यहाँ पर क्या है आपको सेंट हेलेना एक नाम का जो है वह टापू था। ठीक है, और क्या होता था कि जब भी सीप से जो आते थे तो अपना घूम कर जो है यहाँ पे पहले डच का कब्जा हुआ, फिर इसके बाद फ्रांस, मतलब कि अलग अलग जो जो उस समय जो उपनिवेश बनाने वाले जो देश थे उनका कब्जा धीरे धीरे होता था। तो क्या होता था कि लोग यहाँ से बहुत दूरी हो जाता था, यहाँ पर आते थे, लोग आराम करते थे, और इस छोटा सा बीच है, ठीक है, टापू है, और इस पे आराम करने के बाद फिर क्या है वो एशिया यानी भारत की तरफ, चाइना की तरफ जो है वो ट्रेड करने के लिए व्यापारी जो है वो बढ़ जाते थे। तो ये एक आप तो समझिए कि पड़ाव टाइप का जो है वो बना हुआ था सेंट हेलेना आपको। ठीक है, यहीं पे आपको नेपोलियन भी जो है, अगर नेपोलियन को जो बंदी बनाया गया और नेपोलियन जो मर गया, वो कौन सा द्वीप था, वो सेंट हेलेना द्वीप जो है, द्वीप ही जो है वह था। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना होगा। इसका लंबाई और चौड़ाई देखें तो आपको 16 किलोमीटर से लेके आपको 8 किलोमीटर ही है, यानी कि बहुत ही छोटा जो द्वीप जो है, ठहरने भर जो है कुछ लोगों का आपको है। और यहाँ पे क्या है 4000 लोग ही यानी कि मुश्किल से रहते थे। ठीक है, 4000। ठीक है, यह आपको जो है वह समझना है। चलिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो और भी कुछ लिखवाया जा सकता है तो लिखवाता हूँ उसको मैं। चलिए, एक और चीज है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा कि लॉ कमीशन आपको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें लॉ कमीशन, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था आपको 3 कर दिया गया था, मैंने बताया था कि 3 कर दिया गया था उसका, बंगाल का जो था ना कि 3 उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर, अब उसको पुनः जो है 4 कर दिया जाता है। और चौथा जो होता है आपको, चौथा ही आपको कौन होता है आपको, तो वो लॉ से जुड़ा हुआ वो बंदा होता है चौथा वाला। और चौथा वाला को क्या हम कहते हैं आपको, लॉ कमीशन, यानी कि कमीशन का हम लोग कहते हैं, इसका बताया किया जाता है। वही आपको कौन होता है चौथा आपको, तो लॉर्ड मैकेले जो है वो होता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकेले जो है वो होता है आपको, और यही जो है आपको फोर्थ जो है मेंबर जो है वो होता है। फिर से दोबारा पढ़ा था ना हमने कि पीछे जो है हमने क्या किया था, 3 कर दिया था हमने, ठीक ना, लेकिन फिर दोबारा से क्या है 4 कर दिया जाता है। चौथा जो मेंबर होता है वो लॉ से रिलेटेड जानकारी वाला होता है बहुत ज्यादा, और वही जो है लॉर्ड मैकेले जो है वो बनता है, और उसी को ये लॉ कमीशन का जो है स्थापना भी जो है वो कर दिया जाता है इसका। ठीक है, तो इसको जो है वह समझा होगा कि पहला लॉ कमीशन जो है वो स्थापना जो है होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है, यह फर्स्ट होता है। इसके बाद जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ उसमें। देखिए, इसमें एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं इंक्लूड करूंगा कि आपको 1813 था, आ गया 1813। ठीक है, ये 1813 है। इसमें इसमें एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, 1813 में क्या है कि आपको जो कोर्ट होते थे पहले इंडियंस को ही फैसला सुना पाते थे। कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट को और ज्यादा जो है पावरफुल कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट को जो है और भी ज्यादा जो है पावर पावर दे दिया जाता है। और क्या कहता है, और वो जो है अपना जो मतलब कि कोर्ट के अंदर में आपको ब्रिटिश इंडियन जो लोग थे, यानी कि वो भी गलत कुछ करते थे तो वो नहीं आते थे। ठीक है, इंडियंस ही बस आते थे। अब ब्रिटिशर्स को भी जो है इसमें लपेटे में ले लिया जाता है, जो ब्रिटिशर्स जो रहते हैं लिव इन इंडिया। ठीक है,
जो भारत में ब्रिटिशर्स रहते थे उसको भी जो है अब लपेटे में जो है वह ले लिया जाता है, यानी कि वो भी जो है अब कोर्ट के दायरे में जो है वह आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना होगा, कोर्ट का पावर जो है वो बढ़ा दिया जाता है आपको। चलिए, इसके बाद जो है आपको कमर्शियल एक्टिविटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि 1833 वाला में जो है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, मैं ऐसे करवा रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। अब ये नहीं कि दूसरा बुक से फिर से पढ़ रहा है तो उसमें कुछ अलग निकले, फिर एमसीक्यू पढ़ने जा रहा है तो उसमें कुछ अलग निकल जाए। तो एक ओवरऑल जो क्रक्स मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे खत्म हो जाए, इससे एक्स्ट्रा जो है वो आपका कहीं पे भी अब ना बने। ठीक है, तो इसको जो है आपको समझना होगा। आइए, इसके बाद देखते हैं आप इसमें, तो इसमें कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसको जो है पूरा तरह से जो है वो खत्म कर दिया जाता है, यानी कि एंड कर दिया जाता है। आपको आपको क्या है, मैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो खत्म कर दिया जाता है पूरा उसको, और उसका पूरा का पूरा क्या है, पॉलिटिकल जो है अब दे दिया जाता है। पॉलिटिकल चीज जो है संभालने को दे दिया जाता है वही। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क संभालने को उसको बोल दिया जाता है। इसके बाद क्या है, आपको इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 होते हैं, और इसके बाद क्या है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, वो जो है वो होता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको चौथा मेंबर दोबारा जो है वो जोड़ दिया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। काउंसिल में आपको फोर्थ जो मेंबर है, यानी कि फोर्थ मेंबर जो है वो दोबारा जो है जोड़ दिया जाता है, और फोर्थ मेंबर लॉ से रिलेटेड होता है, जो कौन होता है, लॉर्ड मैके जो है वह दोबारा जो है वो होता है। ठीक है, और इसके साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके इसके साथ ही आपको मद्रास प्रेसिडेंसी, और इसके बाद आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये दोनों का जो है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है आपको सॉरी, ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी का आपको लेजिस्लेचर था, यानी कि विधायी का, ठीक है, लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर था, उसको जो है पूरा का पूरा जो है क्या किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को जो है वो खत्म कर दिया जाता है, और एक ही आपको होता है, वो कौन होता है, आपको सेंट्रल स्तर पे जो है आपको विधायी का जो है देखने को मिलता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, यानी कि विधायिका जो है देखने को मिलता है, जो कानून बना सकती थी, यानी कि बॉम्बे भी बनाती थी कानून, ये सॉरी मद्रास भी बनाती थी, बॉम्बे भी बनाती थी, कंफ्यूजन होता था। इसके वजह से क्या होता है कि सेंट्रल को जो है पूरा का पूरा दे दिया जाता है कि वही अब कानून जो है वो बना है, सेंट्रल लेजिस्लेचर ही बचता है, और वही जो दोबारा यहाँ पे कहता है आपको, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन आता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, आप समझ में आए कि सेंट्रलाइजेशन कैसे जो है वो है। ठीक है, केंद्रीकरण जो है किस प्रकार से हुआ, आपको जो है वह समझ में आ गया। और इसके बाद जो है, और ये क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसको जो है वह पास किया जाता था। सेंट्रल यहाँ से बनता है तो कौन पास करता था आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी कानून, तो इसको जो है अब आपको समझ लेना है। हाँ, और साथ ही आपको पूर्णतः जो है इसमें जो है आपको ये 1833 वाले में आपको, तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ा था, आपको 1833 से पहले कि टी और जो है चाय और आपको चाइना का जो ट्रेड है वह जो है बाकी रह जाता है। ठीक है, मोनोपोली तो खत्म किया जाता है एकाधिकार, लेकिन चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड है वह रहता है। लेकिन 1813 वाले में क्या होता है आपको, 1813 में पूर्णतः जो है आपको इंड मोनोपोली, मोनोपोली मतलब कि आपको एकाधिकार। ठीक है, आपको टी यानी कि चाय के साथ जो अधिकार था, चाय वाला भी जो अधिकार था भारत में, आपको टी और जो है चाइना, ठीक है, चाइना ट्रेड, इस पे भी जो अधिकार जो है वो बचा हुआ था वो भी पूरा तरह से खत्म कर दिया जाता है, यानी कि पूरा का तरह से मोनोपोली जो है वो खत्म यहाँ पर होते हुए आपको कब दिखाई देता है, 1833 में आपको दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यह जो है पूरा का पूरा आपको समझ जाना होगा, क्लियर है ये चीज़। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी हमने बढ़िया से जो है सब कुछ जो है वो कर लिया है, कुछ भी अब छूटा नहीं है। तो अगला जो आपका जो है देखते हैं कौन सा चार्टर एक्ट है। अगला जो है 1853 जो है वह चार्टर एक्ट है 1853, और 1858 को जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। और चैनल को पसंद आया होगा चैनल पे यह वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और क्विक एग्जाम अड्डा जो आप यह वीडियो जो देख रहे हैं वह चैनल का नाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।